आज हम दोस्तों जीएसटी का सबसे पहला चैप्टर, हम अपने कोर्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि हम ये समझें कि इंडिया के अंदर जीएसटी कैसे आया, क्यों आया और उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। जीएसटी के अंदर बेसिक इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, इसका अगर हम इंडिया से बाहर इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इस जीएसटी को हम किस वे में जानते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे जो चैप्टर हैं वो चैप्टर हमारे जीएसटी लॉ से रिलेटेड, जीएसटी एक्ट से रिलेटेड, उसको हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अब हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सबसे पहली चीज जीएसटी को समझने के लिए हमें इससे पहले, जीएसटी से पहले क्या टैक्स स्ट्रक्चर था इंडिया के अंदर, उसको समझते हैं। दोस्तों जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम और सिंप्लीफाइड वे में समझें तो ये कंजम्पशन टैक्स है, और भी सिंप्लीफाइड वे में समझें तो ये एक डायरेक्ट टैक्स का अपोजिट वे है। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टैक्स जो कि टैक्स पेयर, सिटीजन ऑफ इंडिया डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर। और इनडायरेक्ट क्या चीज है दोस्तों, इनडायरेक्ट जो कि कंज्यूमर, सिटीजन ऑफ इंडिया, टैक्स पेयर डायरेक्टली ना पे करके इनडायरेक्टली पे करता है। मतलब जब वो सामान खरीदता है उस पे वो सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, वो सब चीजें पे करता है। अब दोस्तों हम अर्लियर टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जीएसटी से पहले इंडिया के अंदर क्या टैक्स स्ट्रक्चर था। तो ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों बेसिकली 4 तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर प्रिवेल कर रहे थे इंडिया के अंदर जीएसटी से पहले। सबसे पहला है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके आर्टिकल नंबर 246 के अंदर एंट्री नंबर 84 के लिस्ट नंबर 1 के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर आइटम दी गई हैं जिनके अंदर ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है। और दोस्तों कोई भी जो भी टैक्स चार्ज होगा उसका एक इवेंट होता है कि वो कब लगेगा। तो दोस्तों एक्साइज के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट था या है वो था मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होता था इंडिया के अंदर तब एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा दोस्तों कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी आर्टिकल नंबर 83 के अंदर लिस्ट 1 और शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दी गई है कि किन गुड्स के ऊपर जब कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होगा या इंडिया से कोई माल बाहर जाएगा या दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगी। और दोस्तों इसका भी जो टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ, जो हमने अभी बोला कि जब कोई गुड्स इंडिया के एरिया से यानी कि फ्रंटियर से जब बाहर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। और जब वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो जब ये चीजें होंगी, एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा, तो क्या लगेगा, कस्टम ड्यूटी, और जो कि लगेगा इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। दोस्तों थर्ड टैक्स की बात करते हैं जो कि है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स 1994 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल करा और ये एक रेजिडरी एंट्री नंबर 97 के अंदर दिया गया है। मतलब कि ये एक्ट नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंस बिल के थ्रू चलता रहा 1994 से लेके दोस्तों 2017 तक। और ये किन सर्विसेज पे लगेगा, ये दोस्तों लिस्ट नंबर 1 शेड्यूल नंबर 7 के अंदर दिया गया है। दोस्तों इसका जो टैक्सेबल इवेंट है वो टैक्सेबल इवेंट है जब हम सर्विस देंगे इंडिया के अंदर, रेंडर करेंगे, तब ये सर्विस टैक्स चार्ज होगा।
अब दोस्तों अभी तक जो हमने तीन चीजें पढ़ी, वो तीनों चीजें एक्ट जो थे वो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था। स्टेट लेवल पे मेजरली बहुत सारे टैक्स लगते हैं स्टेट लेवल पे भी, पर जो मेजरली जो टैक्स लग रहा था स्टेट लेवल पे वो हमारा फोर्थ है, जो कि है सेल टैक्स। पहले ये सेल टैक्स था और 2004 के बाद स्टेट्स ने भी इसको वैट की तरह से एप्लीकेबल करा, तो हम सेल टैक्स और वैट बोलेंगे। इसकी जो पावर है आर्टिकल 246 में ही दी गई है, बट इसका जो लिस्ट है वो लिस्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों ये एंट्री नंबर 54 ऑफ लिस्ट नंबर 2 के अंदर, इसके अंदर लिस्ट दी गई है कि किन आइटम्स पे जब माल बेचा जाएगा स्टेट के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी सेल टैक्स वैट चार्ज करने की उस गुड्स के ऊपर। तो दोस्तों इसका टैक्सेबल इवेंट हमने समझा कि इसका टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब माल बेचा जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। तो दोस्तों ये हमारा ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था। तो इस ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग इवेंट्स थे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलग बात हो रही थी, सर्विस टैक्स के अलग बात कर रहे थे, और फिर स्टेट लेवल पे हम देखें तो स्टेट लेवल पे भी माल खरीदने बेचने पे टैक्स लग रहा था। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा था इंडिया के अंदर, जिसके हमारे पास कई सारे ड्रॉबैक आ रहे थे। तो दोस्तों हम ड्रॉबैक देखते हैं क्या थे इसके, जिसको हम बोल रहे हैं शॉर्टकमिंग ऑफ ओल्ड सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहला जो शॉर्टकमिंग थी, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन सारे टैक्सेस के अंदर, कि इसके अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। कैस्केडिंग इफेक्ट दोस्तों क्या होता है, जब आप एक टैक्स ले रहे हो फिर उसके ऊपर उसके साथ साथ उसी चीज के ऊपर दूसरा टैक्स ले रहे हो, तो ये अनजस्टिफाइड है। ये एक जस्टिफाइड, एक नेचुरल जस्टिस नहीं बोलते हैं इसको। अगर एक आइटम आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसके ऊपर कोई एक टैक्स नहीं लगना चाहिए, अलग अलग टैक्स लगना जो है इसको हम कैस्केडिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस ऑन द सेम गुड्स, central government levy tax on manufacturing of goods where state government levy tax VAT on sale of same goods। तो पहले क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो माल बन रहा था उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले जा रही थी, और फिर वो माल जब फर्दर होलसेलर या रिटेलर को माल बेचा जा रहा था तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स ले रही थी। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के टैक्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था टैक्स के अंदर। दूसरा दोस्तों एक्साइज ड्यूटी का एक ड्रॉबैक था। एक्साइज ड्यूटी दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कह सकते हैं कि पहला टैक्स इंडिया के अंदर आया था, पर दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया। इवन तब आया जब सर्विस टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा 1994 में, तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स से कंपैरेटिव टू एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा रेवेन्यू आया। इवन इतना आया कि अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें टैक्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो 60% सर्विस टैक्स से कवर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एक्साइज जो ड्यूटी थी वो प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म से कलेक्ट नहीं हो रही थी ड्यू टू दिस ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। सो हम कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल, ऑन सब्सिक्वेंट सेल बाय द बायर नो एक्साइज ड्यूटी लेविड। तो क्या होता था, जब ये एक्साइज ड्यूटी कब लग रही थी, जब हम माल सिर्फ बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जब वो फर्दर माल 3 या 4 सप्लाई चेन के अंदर सेल हो रहा था, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही थी। क्या लग रहा था, उसके अंदर लग रहा था वैट। तो दोस्तों ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सर्विसेज। अब लिस्ट जो बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि लिस्ट नंबर 1 और 2 है, 1 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 जो कि स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर भी दोस्तों क्या था कि
गुड्स को हमने बोल रखा था और सर्विसेज को बोल रखा था, जिसके अंदर एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, और गुड्स के ऊपर जो अगर माल बिकता है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वैट चार्ज करेगी। तो ये एक डिफरेंस बना रखा था कि सेल अलग है, गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग है। जबकि अगर हम देखें तो दोनों ही एक हमारे लिए इनपुट या आउटपुट हैं। तो इस तरीके से इस डिफरेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय द एसएससी। दोस्तों जितने भी ये टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी हुआ, वैट हुआ, कस्टम हुआ, सब इन सारे टैक्स के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती थी एसएससी लेवल पे भी, क्योंकि इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि अगर एक्साइज वाला उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को, आउटपुट को वैलिडेट करना चाहे, वैल्यूएशन को वैलिडेट करना चाहे सेल टैक्स से, तो वो नहीं कर सकता था। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को, वो दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर वैलिडेट करना चाहे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी वैलिडेट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलता था वो इनवॉइस बेस पे मिलता था। तो इनवॉइस बेस पे मिलने का मतलब ये है कि इनवॉइस पे तो वैट या एक्साइज ड्यूटी चार्ज है, बट वो एक्चुअल में उस सप्लायर ने, उस टैक्स पेयर ने उसको डिपार्टमेंट में रिटर्न्स के थ्रू डिपॉजिट करा या नहीं करा, ये एक बहुत बड़ा इशू रहता था। और ये इशू कब फाइंड आउट होते थे? जब असेसमेंट या ऑडिट होती थी तब ये चीजें फाइंड आउट होती थी। अदरवाइज कोई ऐसा फुल प्रूफ कोई एनवायरनमेंट नहीं था जिसके अंदर सिस्टम अपने आप ये कम्युनिकेट करे कि इन्होंने ये इनपुट लिया है तो इसके अगेंस्ट में ये आउटपुट है, ये आउटपुट है तो इसके लिए ये इनपुट है। तो ये चीजें नहीं थी। दोस्तों अगला पॉइंट है नैरो बेस। दोस्तों एक्साइज के अंदर एसएससी को रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता था? जब उसके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है। वैट की बात करें तो वहां पे जो स्लैब था स्टेट वाइज था, अलग अलग था, बट फिर भी वो 25 लाख का, 20 लाख का स्लैब था उसके अंदर की। जब 10 लाख की टर्नओवर ज्यादा होगी, अगर इससे ज्यादा की है तो आपको सेल टैक्स देना होगा। सर्विस टैक्स की बात करें तो इसका टैक्स बेस 10 लाख का था कि 10 लाख से अगर टर्नओवर ज्यादा होगी तो उस सर्विसेज के ऊपर उस पर्सन को जो सर्विस दे रहा है उसको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स बेस भी था वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब एक कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं था। नैरो बेस, एक्साइज ड्यूटी में तो बहुत ही नैरो बेस था किसी में, जबकि सर्विस टैक्स में जो बेस था बहुत ही कम था। 10 लाख के बाद ही आपको सर्विस टैक्स 15% देना पड़ रहा था। और वही बात एक्साइज ड्यूटी के करें जो कि 12.5% था, वो कब देना पड़ रहा था? जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो 1.5 करोड़ की, यानी कि मैन्युफैक्चरर को लिबर्टी थी 1.5 करोड़ तक की, और जबकि सर्विस टैक्स वाले को, सर्विसेज वाले को फ्रीडम थी सिर्फ 10 लाख तक की टर्नओवर की। तो बहुत मिसमैच से चीजें, इस बेस को भी गवर्नमेंट को मीट आउट करना था, मिटिगेट करना था, खत्म करना था। ह्यूज अमाउंट ऑफ लिटिगेशन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा अमाउंट ऑफ लिटिगेशन की। दोस्तों इतने सारे लॉ, अगर हमने अभी 4 तो मेजर लॉ बोले दोस्तों, तकरीबन जीएसटी आने से 19 लॉ जो हैं वो खत्म हो गए। तो दोस्तों इस 19 लॉ, इस 19 एक्ट के अंदर अलग अलग अथॉरिटी होती थी। अपीलेट अथॉरिटी होगी, कमिश्नर हो गया, फिर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, यानी कि इन सभी एक्ट के अंदर अपनी अपनी एक अपीलेट अथॉरिटी थी। इसके अंदर अलग अलग लिटिगेशन को लेके केसेस चल रहे थे। गुड्स की डेफिनेशन को लेके चल रहा था, कहीं सर्विसेज की डेफिनेशन को लेके चल रहा था, कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग टू बी मैन्युफैक्चर माने या ना माने, इसको लेके लिटिगेशन चल रही थी। तो लिटिगेशन का भी जो बेस कह सकते हैं दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा था। मतलब हो सकता है कि हम एक ही बात सर्विस टैक्स में पूछ रहे हैं, यही एक ही बात हम वैट के अंदर पूछ रहे थे, वही एक बात हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो बेस है बहुत ज्यादा हो गया था। इंडिया के अंदर बता रहे हैं कि 2 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे केसेस पेंडिंग हो गए थे। तो इसको भी को कम करना था। ये एक शॉर्टफॉल था हमारे ओल्ड सिस्टम का। लास्ट दोस्तों रेट स्ट्रक्चर, बड़ा ही एक दोस्तों ये मैटर था कि कोई एक आइटम एक स्टेट के अंदर उसके ऊपर वैट जो है कम लग रहा है तो दूसरे स्टेट के अंदर ज्यादा लग रहा था।
तो क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने फिजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रेवेन्यू को देखते हुए रेट चेंज कर रही थी। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रेवेन्यू के अकॉर्डिंग टैक्स रेट, एक्साइज का, सर्विस टैक्स का चेंज कर रही थी। तो एक कोई सिमेट्री नहीं थी। सर्विसेज के ऊपर तो कहीं 15% लग रहा है, तो कहीं गुड्स के ऊपर 5% लग रहा है। इंटर स्टेट अगर हो रहा है तो CST 2% लग रहा है, 4% लग रहा है। तो बहुत तरीके की कॉम्प्लिकेशन है। रेट स्ट्रक्चर बिल्कुल कहें तो पूरी तरीके से मिक्स। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं GST की, कि GST इंडिया के अंदर किस तरीके से इसको एप्लीकेबल करा गया, इम्प्लीमेंट करा गया। तो दोस्तों, कोई भी कानून इंडिया के अंदर जो आता है वो थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है, संविधान के थ्रू आता है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है, अगर वो आर्टिकल अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स ले सकती है, इस चीज के ऊपर, तभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना कोई लॉ बनाती है, कोई एक्ट बनाती है। तो सिमिलरली GST के लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ी। पर ये अमेंडमेंट करनी क्यों पड़ी, ये भी बात है एक। समझते हैं इस चीज को दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 246 है जो कि एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर। दोस्तों, इस लॉ के अंदर 2 लेजिस्लेचर दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 246(1) जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, पावर देता है टैक्स लगाने की। आर्टिकल नंबर 246(2) जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टैक्स लगाने के लिए। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर फिर फर्दर लिस्ट डिफाइन कर रखी है। लिस्ट नंबर 1 जो कि यूनियन के लिए है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम दे रखे हैं कि कब, कहां पर, किस आइटम्स के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर, किस सर्विसेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। स्टेट लिस्ट जो कि इसके अंदर गुड्स डिफाइन है, गुड्स लिस्ट दे रखी है जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और एक दोस्तों तीसरी लिस्ट है जिसका नाम है कंकरेंट लिस्ट, जो कि आर्टिकल नंबर 246(3) के अंदर आती है। ये क्या दोस्तों, ये लिस्ट एक कॉमन लिस्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई गुड्स है जिसके ऊपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही टैक्स लगाना चाहते हैं, तो वो आइटम कहां डिफाइंड है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, उसको देखते हैं। पहले हम बोलते हैं कि इस यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, CST। कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या है, स्टैंप ड्यूटी, जो कि हम जब कोई प्लॉट की, किसी बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराते हैं तब देते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर वैट, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स आता है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे बोला कि कंकरेंट लिस्ट है तो सही सर, इसके अंदर आप कॉमन चीज बोल रहे हो तो इसी के अंदर, लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए था सारी आइटम जिसके ऊपर GST लगेगा। क्यों आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया 101 अमेंडमेंट लेके आए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके अंदर गैप था कंकरेंट लिस्ट के अंदर। कंकरेंट लिस्ट जो बोलती है वो ये बोलती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी गुड्स के ऊपर टैक्स लगाएगा, बट अगर इसके अंदर कोई लिटिगेशन हुआ, इसके अंदर किसी चीज का एम्पावरमेंट हुआ, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर गुड्स आ रहे थे, सर्विसेज नहीं आ रहे थे, जबकि हमें GST के अंदर गुड्स और सर्विसेज को एक फ्रेमवर्क में लेके आना था जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक ही चीज के ऊपर टैक्स लगाएं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। तो दोस्तों, इसीलिए आर्टिकल 246(a) एक नया इंसर्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसके अंदर बोला गया कि पावर टू लेवी GST बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो दोस्तों,
आर्टिकल 246 ए क्या कहता है कि पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास इस एंट्री नंबर 246 ए से पावर मिल गया कि वो लॉ बना सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि टैक्स का नाम है, इसके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ बनाया, एक्ट बनाया, और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाया, हर एक स्टेट्स ने और हर एक यूनियन टेरिटरी ने। उसके बाद दोस्तों सेकंड इसके अंदर पॉइंट है कि पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स और बोथ टेक्स प्लेसेस इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इंटरस्टेट में मैंने ज्यादा एम्फेसाइज करा, मतलब यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है अगर ट्रांजैक्शन लॉ बनाने की, अगर वो ट्रांजैक्शन किस नेचर की होगी, इंटरस्टेट के ऊपर। तो जीएसटी अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे लगेगा तो उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। एक आर्टिकल 248 है, वो भी देखते हैं कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ फॉर मैटर नॉट इनहेरिटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो दोस्तों ये उसी के आर्टिकल जो हमने कंकरेंट लिस्ट को हमने बोला उसकी ये बात कर रहा है। तो ये दोस्तों ये जो नीचे हमने पॉइंट दिए हम पढ़ चुके हैं। अब बात दोस्तों हम